Hello, this is Rupesh Kumar and I welcome you on the platform of Edu Junction family. As we know, this is the series of assessment for learning and in this series we are going to learn today perspective of assessment. आकलन के विभिन्न दृष्टिकोण। जैसा कि एक शिक्षक के रूप में हम विद्यार्थियों के प्रदर्शन को लगातार आंकने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से शिक्षक का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, मूल्यांकन के विभिन्न दृष्टिकोण पर चर्चा करने से पहले हम अपने देश में पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले आकलन या मूल्यांकन के तरीकों को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शुरुआत से ही हमारे देश में मूल्यांकन या आकलन, मूल्यांकन और आकलन ये दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन यहाँ पे जिस परिप्रेक्ष्य में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मूल्यांकन और आकलन ये दोनों शब्दों को एक जैसा लिया जा सकता है। तो शुरुआत से ही हमारे शिक्षा में तरह तरह के बदलाव को लेकर के नीतियां बनाई जाती रही है। बच्चे के परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, बच्चा कितना ज़्यादा ग्रैस्प कर पा रहा है, कितना ज़्यादा सीख पा रहा है, शिक्षक उसे सिखा पाने में कामयाब हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आकलन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आकलन या मूल्यांकन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो हमारे शिक्षा पद्धति में शुरू से जो शुरुआती दौर है, वहाँ पर देखा जा रहा था कि एक प्रोसेस होता है इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन को हम मूल्यांकन कहते हैं। शुरुआती दौर में एक इवैल्यूएशन प्रोसेस से हम बच्चे की जांच कर पाते थे, क्या सीख पा रहे हैं उसकी हम जांच कर पा रहे थे। लेकिन शुरुआती दौर में ये व्यवस्थाएं तो नहीं थी कि शिक्षक बच्चे को कितना सिखा पाने में काबिल हो पाए हैं, कितना सिखा पाए हैं, ये चीज हो गया। दूसरी चीज ये है कि बच्चा जो स्टूडेंट है आपका, वो किन किन क्षेत्र में कमजोर अपने आप को महसूस कर पा रहा है, उसे क्या क्या सिखाने की जरूरत है, इन सारी चीज़ों की हमें जो पता चलता था, ये हमें वार्षिक मूल्यांकन के बाद पता चलता था। वार्षिक परीक्षा प्रणाली, ये जो शुरुआती परीक्षा प्रणाली थी, इसके आधार पर पता चलता था। लेकिन आजकल असेसमेंट यानी आकलन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। आकलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम करते हैं, जिसमें जब हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं उसी समय यह जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चा सीख पा रहा है या नहीं पा रहा। अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उसके लिए कौन से पढ़ाने के तरीके अपनाए जाने चाहिए। तो यानी इसे हम डायग्नोस्टिक अप्रोच कह सकते हैं ना। इसमें हम बच्चों के वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, रियल टाइम आइडेंटिफाई करते हैं असेसमेंट में। बट इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है। इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, बच्चों को आखिरी साल यानी जो लास्ट में जो मार्क्स दिया जाता है उसके बाद पता चल पाता है कि बच्चे किस फील्ड में कमजोर थे, उसे क्या क्या किया जाना चाहिए था इंडिविजुअल फील्ड में बढ़ावा देने को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें शुरुआती दौर में पता नहीं चल पाती है। एक और असेसमेंट जो है, असेसमेंट फॉर्मेटिव नेचर का होता है। ये जो असेसमेंट होता है अपना, एक और असेसमेंट जो होता है आकलन, ये फॉर्मेटिव नेचर का होता है। यानी एक ऐसा नेचर जो बच्चे के निर्माण में मददगार साबित होता है। जब हम क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे क्या नहीं सीख पा रहे हैं, उसे क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो इस तरह से हम अपने पढ़ाई के अप्रोच को बदलते हैं, तो इसे हम फॉर्मेटिव अप्रोच कह सकते हैं। आकलन प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। ये प्रोसेस से होकर गुजरता है, प्रोसेस से होकर मूल्यांकन भी गुजरता है, लेकिन यह प्रोडक्ट पर आधारित होता है। होता क्या है कि जब बच्चे सीख लिए, अंत में साल भर बाद हमें रिजल्ट का पता चलता है, और ये रियल टाइम होता है असेसमेंट। आकलन निदानात्मक डायग्नोस्टिक अप्रोच का होता है। जब हमें पता चलता है कि बच्चे प्रॉपर इंडिविजुअल किस फील्ड में कमजोर हैं, तो उसे हम डायग्नोज करते हैं अपने पढ़ाने के अप्रोच को बदलकर। और मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रकृति का होता है, ये डिसाइसिव इन नेचर होता है। एक और जहां आकलन व्यक्तिगत निर्देश पर आधारित होता है, वहीं मूल्यांकन सामूहिक निर्देश पर आधारित होता है। यहाँ सभी के इवैल्यूएशन जो लास्ट में जो प्रोसेस होता है, इसमें सभी के प्रश्न एक जैसे होते हैं, और यही असेसमेंट में हम प्रॉपर बच्चे को डायग्नोज करने के लिए इंडिविजुअल क्वेश्चन करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था आपका इवैल्यूएशन और असेसमेंट में। असेसमेंट और इवैल्यूएशन में ये बेसिक डिफरेंस आपका। असेसमेंट भी दो प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन
लेकिन अधिकतर जो मनोवैज्ञानिक हैं उसे असेसमेंट को एक ही प्रकार में लेते हैं, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट कह सकते हैं आप। इवेल्युएशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मेटिव और दूसरा समेटिव। तो इसके बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे। ये आपको एक ओवरव्यू दिए थे ताकि आप व्यवहारवादी दृष्टिकोण को, रचनावादी दृष्टिकोण को और सृजनवादी दृष्टिकोण को आप आसानी से समझ पाओगे। व्यवहारवाद ये जो हमारा पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग बोल सकते हो, पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट बोल सकते हो। ये पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट में 3 तरह के असेसमेंट होते हैं, एक जिसमें हम बिहेवियरिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं, दूसरा कॉग्निटिव अप्रोच और तीसरा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में क्या होता है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण में बच्चे देख कर समझते हैं, करके देखते हैं, ऑब्जर्वेबल होता है। जैसे हमने कुछ कुकिंग किया तो बच्चे क्या है, कुकिंग को देख रहे हैं, उसमें क्या क्या कैसे कैसे किया उसे देखा, और उसे दोबारा अगर कुक करने के लिए बोला जाए तो वो दोबारा उसी तरह से कुक कर देगा। तो दिस इज अ बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच में क्या होता है? कॉग्निटिव अप्रोच में हम बच्चे को कॉन्सेप्ट देते हैं, कॉन्सेप्ट के आधार पर बच्चे, जैसे बच्चे ने एक प्रकार के, अगर कुकिंग की हम बात करें तो अगर जैसे हम बच्चे को एक प्रकार की सब्जी, जैसे हमने आलू की सब्जी बनाते हुए देखा, तो उसमें से हम कॉन्सेप्ट बच्चे को बताते चले जाएंगे, तो बच्चे कॉन्सेप्ट के आधार पर सिर्फ आलू ही नहीं बल्कि अलग अलग सब्जी भी बना सकते हैं। और एक होता है सृजनवादी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे कॉन्सेप्ट के आधार पर अलग अलग सब्जियां ही नहीं बल्कि नए सब्जियां बनाने के नए तरीकों का भी निर्माण कर सकता है। दैट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो इस तरह से हमने देखा पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग में बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच को हम लोग 3 मान्यताओं पर आधारित कह सकते हैं। इसमें क्या है? व्यवहार परिवर्तन सीखने का द्योतक है। दूसरा है पर्यावरण को आकार देता है। मतलब व्यवहारवाद के अनुसार सीखना 3 बुनियादी मान्यताओं पर आधारित है। बोले तो व्यवहारवाद में क्या होता है? व्यवहारवाद पर्यावरण का द्योतक है। पर्यावरण यानी बाहरी तत्वों को आकार देता है। व्यवहारवाद का कहना है ये कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारे आसपास की जो चीजें हैं वह हमें सिखाती है। तीसरा निकटता और पुनर्बलन सीखने की प्रक्रिया में केंद्रीय तत्व है। आप जितना करीबी से देखोगे, है ना, किसी चीज को समझोगे और जितना रीइंफोर्स करोगे चीजों को, बच्चे को, उतना ज्यादा सीखेंगे। यहाँ पे हमने एक और चीज देखना है, लर्निंग इज एन ऑब्जर्वेबल थिंग। व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहते हैं कि जो लर्निंग है ये एक ऑब्जर्वेबल थिंग है, इसे ऑब्जर्व किया करके सीखा जा सकता है। व्यवहारवाद यह भी मानता है कि किसी लक्ष्य या गतिविधि को छोटे छोटे चरणों में बांटकर या तोड़कर प्रत्येक स्तर पर प्राप्त उपलब्धि को पुनर्बलन की क्रिया द्वारा संबंधित योग्यता या क्षमता को अगर हासिल करते हैं तो वह भी एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। दैट इज नोन एज प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग में क्या होता है कि हम चीजों को सीखते हैं, सीखने के बाद उसे जैसे बच्चे चीजों को सीखेंगे और सीखने के बाद उसे रीइंफोर्स आप करेंगे और उसके बाद फिर अगली चीजों को सीखेंगे, फिर अगली चीजों को सीखेंगे। दैट इज नोन एज प्रोग्राम लर्निंग और इसके दाता हमारे स्किनर साहब थे। चलिए दोस्तों, आपको यह सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे और उम्मीद करता हूं आपको यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो
और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने व्यूज को कमेंट के माध्यम से रखना ना भूलेंगे। आपका मित्र श्री रूपेश कुमार आपसे विदा लेता। धन्यवाद।